नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोग हिंदी का पिछले चैप्टर में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय एवं सारांश, पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पार्ट 3 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। और आज हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है विष का दांत, जिसमें पार्ट 1 में हम लोग लेखक परिचय और सारांश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय से। लेखक परिचय में बोल रहा है कि इस जो मतलब पार्ट के जो लेखक हैं विष के दांत, इस पार्ट के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, जिनका जन्म था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनका पिताजी जो थे वो महापोध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा नाम था। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। आगे इनकी शिक्षा जो था, उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। कुछ अगर उस पर हल्का भी दाग लग जाता था तो जो सोफा रहता था वो क्लीनर लेके साफ करने के लिए दौड़ जाता था। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। इनका जो मृत्यु हुआ वो 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। आगे जो एक कहानी है, एक कहानी विष की दांत तथा अनेक कहानियां। ये जो विष की दांत है, ये कहानी विष के दांत तथा अनेक कहानी नामक कहानी से संग्रह से ली गई है। यह नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यंग्य कहानी है। यह कहानी मध्यम वर्ग समाज के अंतर्विरोधी, अमीर गरीब के भेद और सामाजिक असमानता को उजागर करती है, जिसमें सेन साहब के अहंकारी व्यवहार और मदन गिरधर के संघर्ष के माध्यम से मानव अधिकार की बात की गई है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार, कुपरिणाम को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं। ये है सेन साहब और ये इनकी पत्नी मिसेज सेन है। सेन साहब के पास एक कार था जिसका कीमत कितना है, 7,575 है ना। सेन साहब इस कार पर नाज है, बिल्कुल नई मॉडल की कार था। 7,500 में ये कार आया था। काला रंग की चमक ऐसी कि अपनी मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत समझो। मैम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी को गाड़ी के पास फटकने ना पाए। ये जो है इनकी लड़कियां जो है 5 इनकी लड़कियां थी, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और ये कासू है जिसका खोखा इसे कहा जाता है इस कहानी में, और इसे लड़की को खोखी। तो वही इसमें यहाँ कहता है कि मैम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहारों और शोभी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। इस जो कहानी है विष की दांत, इसमें जो लड़कियां हैं, जो सेन साहब और मिसेज सेन हैं, वो लड़कियां क्या है, तो लड़कियां उनके हिसाब से लड़कियां कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व था। लड़कियां जो है वो कठपुतलियां है। इनके लिए जो होता था घर में अलग नियम होता था इनके लिए, और इसके लिए जो होता था घर में अलग नियम होता था। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा जो है एक ही था, उनका सबसे छोटा। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, जो कार था जिसे मोटर बोला जा रहा है, वो किसी से खतरा हो सकता था तो खोखा से, जिसका नाम है कासू, तो इसी से हो सकता है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर के अलग नियम थे। हम वही बात पहले बताएं कि उनके लिए घर के अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी उनके लिए।
और खोखा के लिए घर में अलग नियम था और उसके लिए शिक्षा भी जो था वो दूसरी शिक्षा था। अब ये कहानी के दूसरा पार्ट के किरदार हैं। ये जो है गिरधर है, जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था, और ये इसका बेटा मदन है। मदन जो था गरीब परिवार का लड़का था और इसके पिता गिरधर सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते था। अब कहानी शुरू होता है यहाँ पे। एक दिन क्या होता है कि सेन साहब कहते हैं कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी दी जा रही है। सेन साहब एक दिन कहते हैं कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे जो था ना वैसा ही दिया जा रहा था, है ना। एक दिन क्या होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। बातचीत के लिए कोई विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। सेन साहब के कुछ दोस्त आते हैं, तो बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल जाता है कि किसका लड़का क्या करेगा। तो सेन साहब कहते हैं कि अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। फिर बोलते हैं करेंगे क्या, कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, हम तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब बोलते हैं कि उसको हम अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। फिर बोलते हैं करेंगे क्या, कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, हम तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। फिर आगे बोलते हैं सेन साहब कि अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडर गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम अभी मतलब घर पे ही इंतजाम किया है। कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चों की उंगलियां अभी से अंकारों से वाकिफ हो जाएगी। सेन साहब बोलते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है। कारखाने की बड़े मिस्त्री को 1-2 घंटे के लिए घर पे आकर उसे कुछ ठोक पीट करके सिखा दे, इससे बच्चे की जो उंगलियां अभी से आकारों से वाकिफ हो जाएगी। फिर सेन साहब पूछते हैं कि आप अपने लड़के को क्या बनाएंगे। सेन साहब पूछते हैं कि आप अपने लड़के को क्या बनाएंगे। तो उसमें से जो उनके दोस्त रहते हैं, एक पत्रकार महोदय रहते हैं ना, पत्रकार रहते हैं, तो पत्रकार महोदय बोलते हैं, पत्रकार महोदय कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। ऐसा पत्रकार महोदय कहते हैं कि उसकी इच्छा है वह जेंटलमैन जरूर बने और उसकी जो कुछ बनने की इच्छा हो उसका काम है और उसकी पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब जब पत्रकार महोदय ये बात बोलते हैं तो सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। फिर क्या होता है कि तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सेन साहब बाहर से ना शोरगुल का आवाज आता है। तभी बाहर से शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। कुछ देर बाद मतलब होता है ना कि शोरगुल होने लगता है, तो सेन साहब उठ के जाने लगते हैं, तो उनके मित्र भी कहते हैं, मतलब कि इच्छा प्रकट करते हैं कि हम भी बाहर चल रहे हैं। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सोफर का मीन्स क्या होता है इस कहानी में, सोफर का मीन्स है ड्राइवर, है ना। तो बाहर सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था, और जो ये औरत थी ना, ये मदन की माँ थी, है ना। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, है ना, क्योंकि बच्चा 4 बार सोफर की ओर झपटा था, है ना। क्या होता है ना कि बाहर सेन साहब का सोफर रहता है, वो एक औरत से उलझ रही थी। औरत के पास एक 5-6 साल का लड़का था जो मदन रहता है, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा जो था ना वो बार बार ड्राइवर के ऊपर झपट रहा था मारने के लिए। नेक्स्ट है कि सेन साहब को देखकर औरत सहम हो गई। मतलब कि जब सेन साहब घर से
आए मतलब निकल के, तो जो औरत रहती है मदन की माँ, वो थोड़ी सहम हो गई है ना उसको, उनको देखकर। फिर शोफर बोलता है यानी कि ड्राइवर, देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा था। भाई उनका जो कार था सेन साहब का, वो तो किसी को छूने नहीं देते थे। फिर शोफर बोलता है कि देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने माना किया तो कहने लगा जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझे मारने दौड़ा। शोफर बोलता है कि देखिए साहब मदन जो है वो गाड़ी को छू रहा था और गाड़ी गंदी हो जाती, तो मैंने उसको बोले कि गाड़ी क्यों छू रहा है, तो कहने लगा जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, तो इसी बात पर मुझको मदन मारने को दौड़ा। ठीक ना। तो मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब की सरे होठों को देखकर चुप रह गई। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सटे सटे होगा, सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। सेन साहब कुछ देर बाद कुछ देर बाद कठोर स्वर में कहा कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते खून को पोंछती हुई चली गई। उस समय क्या हुआ था ना कि कुछ लड़ाई हो गया था, तो उन लोग लड़ाई में मदन के घुटने से खून निकल रहा था, तो उसको पोंछते हुए मदन की माँ वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद क्या होता है ना कि कुछ देर बाद मोटर कार के पीछे से खटखट की आवाज आता है, तो सेन साहब लपके और शोफर वहीं दौड़ा। मतलब क्या होता है ना कि फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि मोटर कार के पीछे से खटखट की आवाज आता है, तो सेन साहब लपके, मतलब कि सेन साहब दौड़े और शोफर भी दौड़ा। और फिर सेन साहब क्या करते हैं कि फिर सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे, और मोटर की पिछली बत्ती को का लाल शीशा चूर हो गया था। क्या होता है ना कि मोटर कार जो रहता है, पीछे से खटखट की आवाज आता है, तो सेन साहब और ड्राइवर दौड़ता है, और फिर सेन साहब उसको मतलब कि वो कुछ खटखट करके जो खोखा रहता है, जो कासू रहता है, वो मोटर की पिछली बत्ती का शीशा चूर कर देता है, तो उसको मतलब गोद में उठा के हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। फिर सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, जब शीशा चकनाचूर हो गया तो उसको गोद में जब प्यार दो लार कर रहे थे, तो फिर उसको रख के सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब अपने मित्रों को कहते हैं कि बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों को इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि मैं क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। सेन साहब क्या करते हैं, कुछ देर बाद ये बात बोल के सेन साहब खोखा को, कासू को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। तब देखते हैं कि कार का, यहाँ टायर होगा है ना, कार का टायर दबा हुआ है। देखते हैं सेन साहब की कार का तो टायर दबा हुआ है, तो शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ गए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। सेन साहब कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने ही, खोखा ने ही हवा निकाल दी हो। फिर आगे होता है कि ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी। सेन साहब बोलते हैं कि उस कार का चक्का को ठीक करो, तो ड्राइवर ने एक कार की चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी और की पिछले चक्के का भी हवा निकली हुई है। ड्राइवर एक कार के जब चक्का लगाकर सूचना देता है कि दूसरी चक्का का भी हवा निकला हुआ है, तो फिर बोलता है कि काम तो कासू, यहाँ कासू होगा, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। ऐसा बोलता है ड्राइवर कि काम तो कासू बाबू को का ही मालूम पड़ता है, इधर खेल रहे थे। सेन साहब बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। फिर वही बात उनके दोस्त के सामने बोलते हैं कि इन हरकतों के साथ देख के लगता है कि इंजीनियरिंग में बहुत दिलचस्पी है।
सेन साहब अंदर लौटे तो सेन साहब फिर जब ये सब हो जाता है तो सेन साहब अंदर अपने घर की ओर लौटे तो मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, उसको बुला लाने का हुक्म दिया कि उसको बुलाकर लेके आओ। जब गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून की जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलास आवाज में कहना शुरू किया। देखिए, होता है ना कि सेन साहब जब मदन उससे सोफर से ड्राइवर से लड़के और उस मतलब माँ उसकी चली जाती है, तो फिर जो सेन साहब जब लौटते हैं तो उसके मदन के पिता को, गिरधर लाल को बुलाते हैं और उसको सेन साहब ठंडी बेलास आवाज में कहना शुरू किया कि देखो गिरधर, बोलते हैं कि देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालात क्या हो क्या होती तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते। सेन साहब बोलते हैं कि देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया सो अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल भी जी कह दिया कि हाँ। सेन साहब की भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती, सेन साहब बोलते कि उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। जब उस रात यहाँ उस जब उस रात मदन पीट रहा था तो मिसेस सेन बोलती है, जो कासू की माँ होती है, सेन साहब की पत्नी, वो बोलती है उस रात को, जब मदन पीट पीट रहा था तो, ये कैसे कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा का बराबरी करता है ना। उस मिसेस सेन बोलती है कि कैसे कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। जब ये सब बात जब बोले थे सेन साहब गिरधर को, तो गिरधर लाल मदन को पीटता है तो मिसेस सेन बोलती है कि कैसे कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। फिर लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। दूसरा दिन क्या होता है, बेढब मामला हो जाता है। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले की आहत के बगल वाली गली में जा निकला। शाम को क्या होता है कि खोखा बगल की अहाते के बगल वाली गली में जा निकलता है। वहां धूल में मदन पड़ोसियों और आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा क्या कर रहा थी, वहां मदन जो था वो पड़ोसियों और आवारागर्द छोकरों यानी कि लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी जो था तबीयत मचल गया। तबीयत का मतलब, मचलने का मतलब होगा कि उसका मन एकदम मचल गया। जैसे लगा कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। खोखा जो था जब देखा कि मदन और आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा, तो खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, यानी कि उसका मन मचल गया। उसको ऐसा लगा कि जैसे ऐसा लगा कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, जो कासू था खोखा, बड़े रोब से मदन से कहा, हमको लट्टू दो। जो कासू रहता है बड़े रोब से मदन से कहता है कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा, है ना। तो जो मदन था उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे पास, मतलब ऐसा बोलता है कि है तेरे पास लट्टू कि जो खेलेगा, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। वो बोलता है कि जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, तेरे पास लट्टू नहीं है तो वो नहीं खेलने देंगे। तो जो कासू रहता है उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घूसा रस्सी दिया, मतलब कि एक घूस, यहाँ घूसा होगा, घूसा, एक घूसा रस्सी कर दिया, मतलब कि एक घूसा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन, जो उसके
सेन साहब बोले थे कि चोर गुंडा डाकू आगे चल के बनता है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा। वो जब एक घूंसा खोखा मारा तो फिर जो मदन था वह झट से कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध को मजा लेने लगे। जब दो लोग का लड़ाई होता है तो और जो अलग जो लोग रहते हैं उस लड़ाई को मजा लेते हैं, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, मंगले की पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी, है ना, क्योंकि इसमें अमीर और गरीब की लड़ाई था भाई, है ना। वहां से तो 1 मिनट बाद ही रोते हुए जान लेकर भाग निकला। कौन रोते हुए भाग निकला? तो कासू, है ना, कासू यानी कि खोखा। और ये जो लड़ाई था महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, ऐसा इस पार्ट में लिखा हुआ है कि जो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई जब होता है तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, है ना, क्योंकि ये होता है ना कि जो लोग रहते हैं वो अपने ही लोग धोखा दे देते हैं, है ना, सच को भी दबा देते हैं। जब लड़ाई सब हो जाता है तो मदन घर नहीं लौटता है, क्योंकि उसको तो पता रहता है कि हम जब हमारे घर वाले हमारे पिताजी गिरधर लाल सब जान गए होंगे, तो मदन घर नहीं लौटा। लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी। मदन जो था रात घर नहीं लौटा, लेकिन जाता भी कहाँ बेचारा, बच्चा था। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। जब फिर भूख लगता है तो गली के दरवाजे गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। क्या घर में? घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मदन जो था ना वो अक्सर मार खाते रहता था, तो उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। लेकिन डर था तो यह कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, क्योंकि भाई उसके मालिक का माफी का बेटा को मारा है, तो उसको लगा कि आज जो मार लगेगा वो और दिनों से बुरी होगा। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई घर में घुसा तो मां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। जो मदन था वो इत्मीनान से भर पेट रसोई में से जाकर खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। फिर दरवाजे के पास जाकर मदन जो था अपने माता पिता का बात को सुनने का कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे। मतलब कि ऐसे आम दिना होता था कि जब वो कुछ बदमाशी या लड़ाई झगड़ा करके आता था तो उसके पिताजी बहुत चिल्लाते थे, गरजते थे। लेकिन उस दिन वो जब खोखा को मार के आया कासू को, तो उसके बाबूजी गरज नहीं रहे थे, गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी। उसकी जो अम्मा थी, अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यहाँ पे ये होता है कि जब वो लड़ाई करके आता है तो उसको तो भाई पता चल ही जाता है सेन साहब को। तो सेन साहब इसको बुलाकर और बोल देते हैं कि तुम अब आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से आकर लेके चला जाना, है ना। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। खोखा यानी सॉरी मदन दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए जैसे ही चला तो अंधेरे में उसके पैर लोटे से लग गया। अंधेरा में क्या हुआ ना कि उसके पैर जो था, जब मदन सोने के लिए बढ़ रहा था तो उसका पैर अंधेरे में लोटा से लग गया। लोटे की जो आवाज थी उन आवाज को सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। उस आवाज को सुनकर गिरधर जो था वो बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और नर खाने की मदन चौंक कर घूमा, यहाँ मार होगा, टाइपिंग मिस्टेक। चौंक कर घूमा, मार खाने की तैयारी में आ छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। जब मदन अपने पिताजी को देखा तो मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में
अपने छाती के अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ, है ना, रोता था लेकिन बहादुरी के साथ। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, है ना। जो गिरधर देखा तो निस्सहाय और निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, मतलब दांत को भींच लिए। गिरधर मदन को बिल्कुल पास आया, जो पिताजी थे मदन के, उसके पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया, है ना। जब उसके पिताजी उसके पास आए तो मदन ठिठक गया, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया, है ना। और जो उसके पिताजी थे उनके पिताजी के नाराजगी का बादल हट गया था। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया, है ना। यहाँ पे क्या होता है ना कि उसके चेहरे से नाराजगी के बादल हट गया। जब उसके पिताजी नजदीक आते हैं तो गिरधरलाल के नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का हो गया। मदन जो था वो हक्का बक्का हो गया, अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं था कि उसके पिता ने कब इस तरह प्यार किया था। क्या हुआ था, हर बार ये होता था कि जब भी मदन कुछ करके आता था तो उसके पिताजी मारने के लिए दौड़ते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब भी उसके पिताजी आए तो चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया और उसको लपक कर अपने हाथों में उठा लिए। मदन जो था हक्का बक्का रह गया, अपने पिता को देख रहा था। उसे याद भी नहीं था कि उसके पिताजी ऐसे गोद में कब उठाए थे, इस तरह प्यार किए थे। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसे बेपरवाही और उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, है ना। कभी मतलब किया भी था बेपरवाही से। फिर क्या होता है कि उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा। कौन बोल उठा? तो गिरधरलाल उल्लास और गर्व के साथ उठ बोला, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। निकालने पर ही मुमकिन हो सकता था, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, है ना। बोला शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा हा हा, है ना। यहीं पे जो कहानी होता है वो समाप्त हो जाता है। मदन जो गिरधरलाल जो रहता है वो अपने बेटे को प्यार करता है, क्योंकि देखिए इसमें कहानी का मतलब होता है ना कि जब आप किसी से डरते हैं तो कुछ स्वार्थ रहता है उसके पीछे, कि आपको उससे कुछ लेना है या फिर उनके साथ रहना है, तो आप अपने बेटे को मारते थे। लेकिन जब उसको काम से निकाल दिए तो बेपरवाही से, मतलब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि किसी को नौकरी निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। हा हा हा, मतलब हंसने लगते हैं। तो यहीं पे कहानी समाप्त हो जाता है। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, धन्यवाद।